गुड मॉर्निंग बच्चों। आज सोशल साइंस की क्लास में हम सिविक्स का चैप्टर करेंगे। चैप्टर 3 है चुनावी राजनीति। इस अध्याय में हम देखेंगे कि किसी लोकतंत्र में प्रतिनिधियों का चुनाव कैसे होता है, और शुरुआत में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि लोकतंत्र में चुनाव क्यों ज़रूरी है और क्यों उपयोगी है। हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि विभिन्न दलों की चुनावी प्रतिद्वंदिता किस तरह लोगों को लाभ पहुंचाती है। आज हम बेटा आधा ही चैप्टर करेंगे और आधा चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। तो आज हम करेंगे चुनाव क्यों। इसमें अभी हम शुरू में देखेंगे कि एक न्यूज़ पेपर की हेडलाइंस है, न्यूज़ हेडलाइंस है, जो इस तरीके से है। आधी रात के बाद का समय, उत्सुक भीड़ शहर के चौराहे के पास पिछले 5 घंटों से अपने नेता के आने का इंतजार कर रही है। आयोजक भीड़ को बार बार भरोसा दिला रहे हैं कि नेता बस अब आने ही वाले हैं। जब भी कोई गाड़ी पास से गुजरती तो लोग अपने नेता को देखने की उम्मीद में उठ खड़े होते। उन्हें लगता कि हमारे नेता आ गए हैं। यह नेता है श्री देवीलाल, जो हरियाणा संघर्ष समिति के प्रमुख, जो गुरुवार की यानी थर्सडे की उस रात करनाल में भाषण देने आने वाले हैं। 76 वर्ष के इस नेता को आजकल ज़रा भी फुर्सत नहीं है। उनका राजनीतिक कार्यक्रम सुबह 8 बजे से शुरू होकर रात 11 बजे तक चलता है। आज सुबह से उन्होंने 9 चुनावी सभाओं में भाषण दिया है। पिछले 23 महीनों से 23 महीनों से वे लगातार जनसभाएं कर रहे हैं और चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। ये एक न्यूज़पेपर की न्यूज़ हेडलाइंस थी, एक टीवी के चैनल की न्यूज़ हेडलाइंस थी, जो ऐसी न्यूज़ दी जा रही थी। ये हरियाणा में 1987 में हुए राज्य विधानसभा चुनावों से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर थी। राज्य में 1982 से यानी 87 की बात हो रही है, लेकिन 90 हर 5 साल में चुनाव होता है हमारे देश में ना। तो 1982 से कांग्रेस पार्टी की सरकार चल रही थी। तब विपक्ष के एक नेता, विपक्ष और पक्ष होते हैं ना, एक तो सत्ता में सरकार होती है और जो सत्ता में दल नहीं होता वो विपक्ष कहलाता है। तब विपक्ष के एक नेता चौधरी देवीलाल ने न्याय युद्ध नामक आंदोलन का नेतृत्व किया और लोक दल नामक अपनी नई पार्टी बनाई। जैसे कुछ साल पहले आम आदमी पार्टी एक नई पार्टी आई थी ना, ऐसे इन्होंने 1987 में एक नई पार्टी का गठन किया, जो थी न्याय युद्ध के नाम से। उनकी पार्टी ने चुनाव में कांग्रेस के खिलाफ अन्य विपक्षी दलों को मिलाकर एक मोर्चा बनाया। अपने चुनाव प्रचार में देवीलाल ने कहा कि अगर उनकी पार्टी ये चुनाव जीतती है तो वो किसान, छोटे व्यापारी, भूमिहीन श्रमिक, उन सब के जो कर्ज होंगे, जो उन्होंने लोन ले रखे हैं, वो सब माफ़ कर दिए जाएंगे। उन्होंने वायदा किया कि उनकी सरकार का ये पहला काम होगा अगर वो चुनाव जीतते हैं। तो बेटा जब चुनाव होते हैं तो प्रचार होता है, चुनाव का कन्वेंसिंग होती है, तो लोग वो बातें तो सुनते हैं। उन्हीं बातों को देखकर सुनकर कि भाई ये दल हमारे लिए ये करेगा, उसी के बेस पर लोग वोट देने जाते हैं और वोट देते हैं और पार्टीज को जिताते हैं। लोग तब की सरकार से नाखुश थे। उस वक्त कांग्रेस की सरकार चल रही थी 82 से, लेकिन लोग उस सरकार से खुश नहीं थे। वो देवीलाल के वायदे की तरफ आकर्षित हुए, क्योंकि हरियाणा में ज़्यादातर किसान हैं। तो जब उन्होंने ये कहा कि हम किसानों के, छोटे व्यापारियों के, भूमिहीन मजदूरों के कर्ज माफ़ कर देंगे, तो लोग अट्रैक्ट हुए उनके इस वायदे से। इसलिए जब चुनाव हुए तो उन्होंने लोकदल और उसके सहयोगी दलों के पक्ष में जमकर वोट दिया। लोकदल जो चौधरी देवीलाल की पार्टी थी, उसको खूब वोट दिया। लोकदल और उसकी सहयोगी पार्टियों को राज्य विधानसभा की 90 सीटें, यानी टोटल हरियाणा में 90 सीट्स थीं, जिसमें हर तरह के पार्टीज खड़े हुए थे, लेकिन 90 सीटों में 76 पर लोकदल की पार्टी, मतलब जो लोकदल और उसके जो और पार्टीज थी वो जीती। और अकेले लोकदल को, यानी जो चौधरी देवीलाल की पार्टी थी, अकेले उसको 90 में से 60 सीटें मिली और उसे स्पष्ट बहुमत मिला। कांग्रेस के हाथ तब सिर्फ 5 ही सीटें लगी 90 में से, यानी 85 सीटें लोकदल और दूसरी पार्टीज को चली और अकेले लोकदल को 90 सीटें मिले। चुनावी नतीजों की घोषणा के बाद
उस वक्त की जो सरकार थी यानी कांग्रेस जो सरकार थी उसके चीफ मिनिस्टर को अपना ऑब्वियसली अपना पद छोड़ना पड़ा, क्योंकि अब तो चौधरी देवीलाल की सरकार आ गई थी। तो कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर ने अपने पद पे से इस्तीफा दिया और चौधरी देवीलाल को इनवाइट किया गया विधायकों ने। राज्यपाल यानी गवर्नर ने देवीलाल को नए मुख्यमंत्री के रूप में काम संभालने का निमंत्रण दिया। चुनावी नतीजों की घोषणा के 3 दिन के अंदर ही वो मुख्यमंत्री बन गए चौधरी देवीलाल। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद उनकी सरकार ने एक आदेश जारी किया कि जितने छोटे किसान हैं, खेतीहर मजदूर हैं और छोटे व्यापारी हैं, उनका जो भी ऋण है, बकाया ऋण है, वो माफ़ कर दिया जाएगा। उनकी पार्टी ने राज्य में 4 साल तक शासन किया। अगले चुनाव 1991 में होने थे। इस बार उनकी पार्टी को लोगों से वोट नहीं मिला, वो सपोर्ट नहीं मिला, कुछ और रीजंस रहे होंगे, लेकिन उनको सपोर्ट नहीं मिला और दोबारा से अब कांग्रेस की सरकार बन गई जब 1991 में चुनाव हुए। तो हमने ये देखा कि कैसे जनता वायदों को सुनती है और वायदों पे अट्रैक्ट होके वोट देती है पार्टीज़ को, और जब वो पार्टी सत्ता में आती है तो जो वो वायदे किए होते वो उनको पूरे करने होते हैं और करने चाहिए भी, और जो पार्टी नहीं करती वो अगली बार चुनाव हार जाती है। अब हम देखेंगे चुनाव की ज़रूरत क्यों है। भाई बिना चुनाव के अगर काम चल सकता तो चुनाव क्यों कराएं। किसी भी लोकतंत्र में नियमित अंतराल पर चुनाव होते हैं। एक फिक्स टाइम होता है, जैसे हमारे देश में एक फिक्स टाइम है कि 5 साल के बाद चुनाव होने ही होने हैं। नागरिक भी तैयार होते हैं और जो सत्ता में सरकार होती है वो भी, विपक्षी दल भी, सब तैयार होते हैं कि 5 साल के बाद चुनाव होने ही होने हैं। दुनिया के 100 से अधिक देश ऐसे हैं जहां जनप्रतिनिधियों को चुनने के लिए चुनाव होते हैं। हाँ, और हम ये भी जानते हैं कि अनेक देश ऐसे भी जहाँ लोकतंत्र नहीं है लेकिन फिर भी चुनाव होते हैं। हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं कुछ देशों के बारे में, जैसे चाइना के बारे में हमने पढ़ा था, एक और कंट्री के बारे में पढ़ा था कि वहाँ पर मिलिट्री रूल है लेकिन वहाँ पर चुनाव होते हैं। फिर भी हमें चुनावों की ज़रूरत क्यों होती है? आइए बिना चुनाव वाले लोकतंत्र की कल्पना करें। ऐसा है नहीं, सोचें कि अगर बिना चुनाव वाला लोकतंत्र हो तो कैसा होगा। अगर सारे लोग, देश के जितने लोग हैं वो रोज़ साथ बैठे और सारे फैसले मिलजुल कर लें और बिना चुनावों के लोग शासन करें, तो क्या ये हो सकता है? इंडिया के बारे में अगर हम सोचें कि जैसे इंडिया में इतनी जाति के, इतने धर्म के, इतनी भाषा बोलने वाले लोग और तकरीबन 130 करोड़ लोग हैं यहाँ पर। 30 करोड़ चलो बच्चे में निकाल दो, 100 करोड़ तो लोग हैं। तो क्या 100 करोड़ रोज़ बैठेंगे फैसला लेने के लिए? कुछ नहीं हो पाएगा, सब हौच-पौच हो जाएगा ना। तो ये बात असंभव है, ऐसा नहीं हो सकता। दूसरा, अगर हम देखें कि चुनाव के बिना भी लोकतंत्र ढंग से प्रतिनिधियों का चुनाव किया जा सकता है। अगर चुनाव ना हो और हम प्रतिनिधि चुन ले कि हम ये कहें भी हाँ वो ज़्यादा पढ़ा लिखा है, उसको ज़्यादा नॉलेज है, वो ज़्यादा ज्ञानवान है, तो हम उसे चुन लेते हैं अपना नेता। तो बेटा अपने ही देश में देखें, एक से बढ़कर एक पढ़ा लिखा व्यक्ति है यहाँ पर, एक से बढ़कर एक नॉलेज रखने वाले लोग हैं। तो हम इसके आधार पर भी चुनाव नहीं कर सकते। तो स्पष्ट है कि फिर ऐसी जगह पर चुनाव की ज़रूरत नहीं रह जाएगी। लेकिन क्या फिर हम इस व्यवस्था को लोकतंत्र कह सकते हैं? भाई जहाँ पर हम मान लो फैसले रोज़ लेने सारे लोग जनता बैठ जाए, या हम प्रतिनिधियों को अपने हिसाब से चुन ले कि वो पढ़ा लिखा है, उसको ज़्यादा नॉलेज है, तो क्या हम इसको लोकतंत्र कह सकते हैं? हम ये कैसे पता करेंगे कि भी जिसको जो बिना चुनाव के फैसला ले रहे हैं तो वो सही फैसला ले रहे हैं, जनता उनके फैसले को पसंद कर रही है? ये हम कैसे कहेंगे? हम इस चीज़ की व्यवस्था कैसे करेंगे कि जो प्रतिनिधि लोगों को पसंद ना हो वे अपने पद पर ना बने रहें, जिससे लोग नियमित अंतराल पर अपने प्रतिनिधियों को चुन सकें और अगर इच्छा हो तो उन्हें बदल भी सके। मान लो हमने कुछ लोगों को बिठा दी जो पढ़े लिखे ज्ञानवान हैं, लेकिन जनता उन्हें पसंद नहीं कर रही है, तो ये कैसे फैसला होगा? ये फैसला चुनाव के ही जरिए होगा। ये असंभव है कि सारे लोग रोज फैसला लें। 100 करोड़ के लोग कैसे फैसला लेंगे? जनता बैठ के कैसे फैसला ले सकती है ना? या हम ज्ञानवान पढ़े लिखे लोगों को हम कैसे बिठा सकते हैं? एक से एक पढ़ा लिखा व्यक्ति है देश में, तो कैसे फैसला होगा? ये फैसला सिर्फ चुनाव के ही बल पर हो सकता है। इसलिए हमारे समय में प्रतिनिधित्व वाले लोकतंत्र में चुनाव को ज़रूरी माना जाता है, इसलिए चुनाव ज़रूरी है। अभी हमने देखा ना कि अगर चुनाव ना भी हो तो कैसे होगा? सिर्फ हमने कल्पना करी, सोचा है, लेकिन नहीं हो सकता। बिना चुनाव के लोकतंत्र पॉसिबल है ही नहीं। तो चुनाव क्यों ज़रूरी है ये हम देखेंगे।
चुनाव में मतदाता कई तरह से चुनाव करते हैं, कई तरीके से सोच कर चुनाव करते हैं। जब हम वोट देने जाते हैं ना, मम्मी पापा जब वोट देने जाते हैं, दादा दादी नाना नानी वोट देने जाते हैं, तो उनके माइंड में कई बातें होती हैं। जैसे वो अपने लिए कानून बनाने वाले का चुनाव कर रहे हैं, वो ये सोचते हैं कि भाई ये कानून अच्छा बनाएगा, अच्छा देश चलेगा, तो ऐसे व्यक्ति का चुनाव करते हैं। वो सरकार बनाने और बड़े फैसले करने वाले लोगों का चुनाव करते हैं कि भाई ये व्यक्ति अगर सरकार बनाएंगे या ये ग्रुप सरकार बनाएगा, ये दल सरकार में आएगा तो देश बहुत अच्छा चलेगा, ये सोच के चुनाव होता है। सरकार और उसके द्वारा बनने वाले कानूनों का दिशा निर्देश करने वाली पार्टी का चुनाव करते हैं, यानी कानून कौन अच्छे से बना रहा है, कौन नियम अच्छे से बना रहा है, कौन दिशा निर्देश अच्छे से लोगों को दे रहा है कि देश उन्नति के पथ पे चले, ये सोच के लोग वोट करते हैं। तो कई तरीके से लोग जब चुनाव में हिस्सा लेते हैं तो कई तरीके से लोग सोचकर वोट करते हैं। तो अभी हमने देखा चुनाव क्यों ज़रूरी है, ये हमने देखा। अब हम देखेंगे चुनाव को लोकतांत्रिक मानने के आधार क्या हैं। चुनाव कई तरह से होते हैं, जैसे लोकतांत्रिक देशों में तो चुनाव होते ही हैं, यहाँ तक कि अधिकांश गैर लोकतांत्रिक देशों में भी चुनाव होते हैं। सो चुनाव लोकतांत्रिक हुए से जांचने के लिए हमारे पास क्या पैमाना है। अब हमारे देश में है कि चुनाव हो रहा है तो हम कैसे कहेंगे कि लोकतांत्रिक चुनाव है, जनता का ही फैसला हो रहा है इसमें, ये हम कैसे मानेंगे। कई ऐसे भी देश हैं जहाँ लोकतंत्र नहीं लेकिन वहाँ चुनाव हो रहे हैं। हम देखेंगे कि कुछ शर्तें हैं जिन्हें हम देखना पड़ेगा, जिससे हमें पता चलेगा कि चुनाव को हम लोकतांत्रिक कैसे मान सकते हैं। पहला, हर किसी को चुनाव करने की सुविधा होनी चाहिए, यानी हर किसी को वोट का अधिकार होना चाहिए और क्या हर किसी के वोट का वैल्यू सेम होना चाहिए। जैसे हमने फ्रांस की क्रांति पाठ पढ़ा था, उसमें महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था, गरीब पुरुषों को वोट देने का अधिकार नहीं था, तो वो लोकतंत्र नहीं हो सकता। यहाँ पर वो कह रहे हैं पहला जो चुनाव के लिए शर्त है वो क्या है, हर किसी को, हर वयस्क को वोट देने का अधिकार होना चाहिए और हर किसी के वोट का वैल्यू बराबर होना चाहिए। ये नहीं कि अगर वो गरीब व्यक्ति है तो उसके वोट की गिनती नहीं होगी, या वो महिला है तो उसके वोट की गिनती नहीं होगी, वो अमीर है तो उसके वोट की गिनती होगी, ऐसा नहीं है। सबके वोट की वैल्यू बराबर होनी चाहिए, ये पहली बात। दूसरा, चुनाव में विकल्प होने चाहिए, यानी ऑप्शंस होने चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ दो ही पार्टी हो तो भाई दो में से एक तो आएगी और एक विपक्ष में, नहीं। चुनाव में हमारे पास ऑप्शंस होने चाहिए, दो से ज़्यादा, ताकि लोगों के पास ऑप्शन हो और वो अपने हिसाब से चुन सके कि कौन सा दल अच्छा है। तीसरा, चुनाव का अवसर नियमित अंतराल मिलता रहना चाहिए और जो चुनाव है वो फिक्स टाइम पर होने ही चाहिए। ये नहीं कि अगर कोई सरकार सत्ता में आ गई तो अपनी मनमर्जी चला और 10 साल तक बैठी रहे, नहीं। चुनाव का एक फिक्स टाइम भी होना चाहिए कि कब होंगे चुनाव। चौथा, लोग जिसे चाहे वास्तव में चुनाव उसी का ही होना चाहिए, जिसे लोग पसंद करें, वास्तव में किसी दबाव में नहीं, कोई प्रेशर नहीं, कोई रिश्वत नहीं, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। लोग उसी को वोट करें जो चुनकर आएगा, वही होना चाहिए। पांचवा, चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से होना चाहिए, यानी सब लोगों को आज़ादी होनी चाहिए अपने नेता को चुनने की, उन पर कोई दबाव ना बनाए, उन पर कोई प्रेशर ना बनाए, उन पर ऐसा कुछ ना करें। ये शर्तें बहुत आसान और सरल लग सकती हैं, लेकिन अनेक देश ऐसे जहाँ के चुनावों में इन शर्तों को भी पूरा नहीं किया जाता है। इस अध्याय में अपने देश में हुए चुनावों पर भी हम ये शर्तें लागू करके देखेंगे कि क्या हमारे देश में सही मायने में लोकतंत्र चुनाव हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं।